हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल लेक्चर होगा हमारा आरबीसी के ऊपर और ब्लड ग्रुपिंग के ऊपर। क्योंकि बच्चों का अक्सर डाउट रहता है ब्लड ग्रुपिंग को लेके कि सर कौन सा ब्लड किस डोनेटर को दिया जाए, एक्सेप्टर को दिया जाए, कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन डोनेट करेगा, इसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या कॉम्पेटेबिलिटी टेस्ट है, वो तमाम चीजें हम इस लेक्चर में सीखेंगे। ये एक डेमो लेक्चर होगा, ये उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि उनको क्या इस क्लास को पढ़ने के बाद फायदा महसूस होगा या नहीं होगा। बाकी डिटेल लेक्चर हम 1 जुलाई से यहां पे अपलोड करेंगे, जो कि आपको इसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास टॉपिक आप देख रहे होंगे आरबीसी, जिसका नाम है इरिथ्रोसाइट, जो कि इसका एक बायोलॉजिकल नाम होता है, जिसको हम लोग रेड ब्लड कॉर्पसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हमारे पास पहला पॉइंट है आरबीसी का शेप कैसा होता है। तो आरबीसी का शेप होता है बाइकनकेव। बाइकनकेव का अगर अर्थ आपको हम बताएं तो यूं समझिए कि एक कटोरी ऊपर एक कटोरी नीचे, तो 2 कटोरी है। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो एक कटोरी इधर साइड और एक कटोरी इधर साइड, तो 2 कटोरी को आप एक तरह से बाइकनकेव शेप बोल सकते हो। कनकेव का मतलब गड्ढा, तो ऊपर गड्ढा नीचे गड्ढा, कितने गड्ढे? 2, तो क्या बोलोगे? बाइकनकेव। तो बाइकनकेव का मतलब होता है कि 2 गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर है, जिसके वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और अगर सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है तो आप बताइए क्या फायदा होगा? तो फायदा होगा हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन उस जगह में ज्यादा से ज्यादा रह पाएंगे, और जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन रह पाएंगे उतना ही अच्छा उसका बॉडी का जो है रेस्पिरेशन और बाकी चीजें प्रोसीड हो पाएगी। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले चैप्टर में रेस्पिरेशन में हीमोग्लोबिन का बखूबी इस्तेमाल समझाया था। आप जो भी ऑक्सीजन ले रहे हो, आपके अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ये सब उसी हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही ट्रांसफर हो पाता है। आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के माध्यम से ट्रांसफर होता है, आपका CO2 हीमोग्लोबिन के माध्यम से ट्रांसफर होता है। हीमोग्लोबिन का बॉडी में रोल बहुत ज्यादा है। अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर ट्रांसफर ना करे, उसको ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व ना रखे हीमोग्लोबिन, तो आपको कभी एनर्जी नहीं मिल सकता, क्योंकि आप फिर अपने ग्लूकोज को तोड़ ही नहीं पाओगे, ऑक्सीजन उसको सही जगह पे मिल ही नहीं पाएगा। तो आप हीमोग्लोबिन को समझ लीजिए कि वो कोई ट्रक है, ट्रक पे ऑक्सीजन लदा चुका है और ऑक्सीजन लदने के बाद उस ट्रक से घूम रहा है। तो ट्रक की संख्या इतनी ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल कर सके। और ट्रक की संख्या किस पे डिपेंड करती है? वो करती है आरबीसी के जगह पे। तो यहां ट्रक हीमोग्लोबिन है, आरबीसी उस ट्रक का स्टैंड है, और बाकी जो लेके घूमेगा ऑक्सीजन वो उसके ऊपर लोड करने वाला सामान है। ठीक है, तो ये बच्चों वाली बात थी, ये हमने इसके पहले वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। जब वो चैप्टर का डिटेल लेक्चर आप देखोगे तो वहां समझ में आएगा। दूसरी बात करते हैं, तो सर इस सरफेस एरिया को हम कैसे बढ़ाएं? आखिर इस कटोरी में हम ऐसा क्या करें कि मेरे इसका एरिया जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा? तो इस कटोरी में हम क्या कर सकते हैं? बच्चा समझिए इस बात को ध्यान से। इस कटोरी में हम कुछ भी नहीं रहने देंगे। बात को समझिएगा, हमारा कोई भी सेल है उसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमारे सेल के अंदर जो है गोल्जी apparatus होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होते हैं। ये सारे मेजर ऑर्गेनेलीज हैं। अगर मैं इन ऑर्गेनेलीज जो मेजर हैं उनको मैं यहां से हटा दूं तो क्या ये एरिया आपको ज्यादा से ज्यादा खाली दिखेगा? और जितना एरिया खाली दिखेगा उतना ही हीमोग्लोबिन का यहां पे रहना आसान हो पाएगा, और जितना हीमोग्लोबिन ज्यादा हो पाएगा उतना ही अच्छा ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, और उतनी आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी। तो इसलिए इसका इस शेप का होना बाइकनकेव और जगह का होना, सरफेस एरिया का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए नेचर ने आरबीसी को न्यूक्लियस नहीं दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया, गोल्जी नहीं दिया, या फिर यूं कह लें आप तो जितने भी मेजर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं वो सब नहीं दिया इनको, ताकि इनका जगह ज्यादा से ज्यादा क्या रह सके? खाली रह सके। समझ में आ रही है आपको बात? अगर समझ में आ गई है तो थोड़ा सा एक और चीज डिस्कस करते हैं बेटा, इनके संख्या के ऊपर। जी, इनका जो संख्या होता है वो 5 से लेके 5.5 मिलियन तक हो सकता है। अब मिलियन तो जानते हैं ना आप लोग, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। कई बार देखा गया कि लोग मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन के जीरो से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक इसके लिए भी सिखा देता हूं। कभी मिलियन और बिलियन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप पहले 1000 लिख लीजिए, लिख लिए। 1000 के बाद 3 जीरो लगाइए, फिर आप एक और 1000 लिखिए, उसके बाद 3 जीरो को ना 2 बारी लगाइएगा इस तरीके से। ठीक है, फिर आप 1000 लिखो और फिर से ये 3 जीरो को 3 बार लगाइए। एक बार हो चुका है, दूसरी बार हो चुका है, और ये तीसरी बार हो गया। तो देखिए यहां पे ये 3 जीरो कितनी बार है? तो सर 1 बार है। तो आपको 1 बार के लिए क्या वर्ड यूज करना है? M। ये कितनी बार है? 2 बार। तो 2 बार के लिए क्या यूज करना है आपको? B। और 3 बार है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करना है? T। तो अब ये हो गया मोनो। 1 का मतलब मोनो, तो आप बोलोगे मिलियन। 2 का मतलब बाई, तो आप बोलोगे बिलियन। 3 का मतलब ट्राई, तो आप बोलोगे ट्रिलियन।
तो ये चीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो देखिए यहां मिलियन का कितना अर्थ है, तो मिलियन का मतलब होता है 6 जीरो, तो यहां 5 से लेके 5.5 मिलियन तक है, मतलब 10 लाख के जो है इसकी क्वांटिटी है, 10 लाख में इसकी काउंटेबिलिटी होती है, 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख। देखिए भले ये बहुत बच्चों वाली चीज है, लेकिन कई बार आपको ये लगता है कि यार ये सब चीजें इग्नोर कर सकते हैं, ये मिलियंस क्या मैटर करता है, क्या पता एग्जामिनर आपको इस बार मिलियन ना देके 10 लाख पे सवाल पूछ दे, तो आपको ये मिलियन और लाख का कंसेप्ट पता होता तभी तो कर पाते। तो बचपन की पढ़ाई भी बहुत मैटर करती है आगे के हायर एजुकेशन में अच्छा स्कोर करने के लिए, तो ये सब भी सीखना बहुत जरूरी है। चलिए तो ये समझ में आया। अब यहां पे एक छोटा सा और कंसेप्ट है, सर इसको जो है मेजर हम लोग कैसे करेंगे, तो ये मेजर होता है बच्चा पर क्यूबिक एमएम में, एमएम क्यूब में मेजर होता है, ये यूनिट का ध्यान रखेंगे आप लोग। या फिर आप एक और बात याद रख लें, 100 ml ब्लड के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो काउंटिंग है वो 100 ml ब्लड निकालिएगा तो उस ब्लड के अंदर जो काउंट आरबीसी का निकल के आता है वो 5 से 5.5 मिलियन तक का निकल के आता है। उम्मीद करता हूं कि छोटी सी बात थी लेकिन आपको समझ बहुत अच्छे से आ रही होगी, अगर आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी। अब एक बात बताओ बच्चा लोग आप लोग कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो इसका रेस्पिरेशन कैसा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा या एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, तो बिल्कुल सब जवाब दे रहे हैं आप लोग, मैं सुन पा रहा हूं आप लोगों के जवाब को। तो यहां पे होगा एनारोबिक, क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जी हां एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। अब देखिए एक बात समझिए आप लोग, एनारोबिक का मतलब होता है वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता। तो एक बात खुद सोच सकते हैं आप लोग, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल अगर आपने रेस्पिरेशन चैप्टर पहले भी कभी पढ़ा है और नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। जब आप रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ोगे सेलुलर रेस्पिरेशन, तो उसमें यह बताया जाता है कि 2 तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। तो एरोबिक तभी संभव है जब उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो उसके बाद उसके अंदर क्रेब्स साइकिल होगा, उसके अंदर लिंक्ड रिएक्शंस होंगे। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये दोनों रिएक्शंस नहीं होंगे और ये दोनों रिएक्शंस ऑक्सीजन के मौजूदगी में ही हो पाते हैं। तो बचा क्या, जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो भाई रिएक्शन होंगे नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या होंगे, तो एनारोबिक रिएक्शंस होंगे। तो यहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। चलिए तो यहां तक की बात बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कंसेप्ट। चलिए आरबीसी कैसे बनता है, तो सबसे पहले किसी भी चीज को बनाने के लिए आप सब जानते होंगे कि हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। जैसे मान लेते हैं कि आप घर में जब खाना बनाते हो तो सबसे पहले आपको आलू काट के रखना पड़ता है, प्याज छील के रखना पड़ता है, मिर्च काट के रखना पड़ता है, तो ये सब क्या है, रॉ मटेरियल्स है। वैसे ही अगर आरबीसी को बनाना है तो पहले उसके लिए आपको रॉ मटेरियल को तैयार करके रखना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कंसेप्ट। चलिए हम आपको सिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं सर, तो देखिए हमारे पास रॉ मटेरियल में मेनली जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है Fe+2 का, Fe+2 का मेनली रिक्वायरमेंट होता है। हाँ कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, Fe+3 और Fe+2 में कंफ्यूजन दे सकता है आपको, तो आप ध्यान रखेंगे Fe+2। अभी मैं ये भी समझाता हूं कि Fe+2 आया कहां से है, ठीक है। Fe+2 और साथ में प्रोटीन्स, और उस प्रोटीन के नाम है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, हाँ जी यस ग्लोबुलिन प्रोटीन। जब ये Fe2+ ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगा तब जाके एक रॉ मटेरियल तैयार होगा, किसको बनाने के लिए, तो ये बनाएंगे आपके आरबीसीज, ये बनाएंगे आपके आरबीसीज। तो आरबीसी में मेनली 2 चीज होता है, ठीक है, मेनली एक तो आपका फेरस, ठीक है, और दूसरा आपका ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये 2 चीज जब आपस में मिलते हैं तब जाके आपका आरबीसी बनके तैयार हो पाता है, ठीक है जी। चलिए अब आपको आरबीसी को मैच्योर करना है। चलो सर रॉ मटेरियल तो तैयार कर दिया, अब बना भी तो दे सर, तो क्या उसके लिए कुछ और भी आवश्यकता पड़ेगी, कुछ और चीजों की, तो जी हाँ उसमें जो आवश्यकता पड़ेगी बच्चा, उस पर पड़ेगी आपको विटामिन B12 और साथ में आपको फॉलिक एसिड की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कई बार आपने ध्यान दिया होगा, आपको कहा डॉक्टर कहते हैं टॉनिक पियो, आपके अंदर खून की कमी है या फिर आपको खून की समस्या है, आपको टॉनिक सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स। तो जो टॉनिक सजेस्ट करते हैं बच्चा, उस टॉनिक में देखना फॉलिक एसिड एक कॉम्पोजिशन होता है या फिर विटामिन B12 एक कॉम्पोजिशन होता है। ये वही कॉम्पोजिशन है जो आरबीसी को मैच्योर करता है। कई बार क्या होता है ना कि आरबीसी बॉडी के अंदर रॉ मटेरियल तो है, उसके लिए फेरस भी है, ग्लोबुलिन भी है, मैच्योर नहीं हो पा रहा। अब बच्चा अगर मैच्योर नहीं हो पा रहा तो किसी काम का तो होगा ही नहीं हमारे अंदर आरबीसी, फालतू वेस्ट की तरह पड़ा हुआ है वो। तो उसके मैच्योरेशन के लिए कई बार दवाइयां खानी पड़ जाती है, इंसान को अलग से मेडिकेशंस यूज करना पड़ जाता है। तो ये वही चीज है जिससे आरबीसी मैच्योर होता है। तो मैं लेता हूं ये आरबीसी के
मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चा लोग। समझ आई बात? तो आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपके फॉलिक एसिड और विटामिन B12। तो चलो सर, अगला सवाल हम आपसे पूछते हैं, ये चीजें कहां से आ रही हैं, ये सोर्स क्या है इन चीजों के? तो देखो बताता हूं मैं आपको। इन चीजों का जो सोर्स है बच्चा, अगर मैं Fe+2 की बात करूं तो हमारे बॉडी में Fe+2 नॉर्मली नहीं पाया जाता, हमारे बॉडी में Fe+3 पाया जाता है। अब हमारे स्टमक के अंदर, हमारा जो स्टमक है ना, स्टमक के अंदर रुगे होता है, और रुगे के अंदर एक टाइप के सेल होते हैं, उन सेल को हम बोलते हैं पैराइटल सेल, या फिर आप ऑक्सीनेटिक सेल बोल सकते हो। उसी पैराइटल सेल में, यहां लिख देता हूं, समझ लो आप लोग, पैराइटल सेल बोलो या आप उसको ऑक्सीनेटिक सेल बोलो। ये दो एक ही सेल, इनके दो नाम हैं। ये दो सिक्रीशंस को रिलीज करते हैं बेटा। अच्छा, ये कहां हो रहा है? तो मैं यहां लिख देता हूं, ये हो रहा है आपके स्टमक के इनर वॉल के ऊपर, ठीक है। ये एक तो रिलीज करेंगे HCl और दूसरा करते हैं CIF। CIF का मतलब कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये रिलीज करते हैं ये, ठीक है। अब HCl क्या करता है बच्चा? HCl वही HCl है जो Fe+3 जो कि हमारे बॉडी में पहले से है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? Fe+2 में। तो ये होता है HCl के माध्यम से। तो आप देख रहे हो ब्लड में हमारे किस तरीके से जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का भी रोल है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी रोल है, समझ ही रहोगे आप लोग। तो ये पहला काम हुआ हमारे अंदर। तो ये Fe+2 जो यहां आता है आरबीसी के सिंथेसिस के लिए, वो एक्चुअली इसी HCl के हेल्प से आता है। अब दूसरा ये CIF क्या करता है बच्चा? CIF का मुख्य काम जो है हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का। तो ये जो विटामिन B12 मैंने लिखा है, ये एक्चुअली में CIF के वजह से ही ग्रैब हो पाता है, एब्जॉर्ब हो पाता है। तो CIF हमें विटामिन B12 लेने में हेल्प करता है, HCl हमें Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे ब्लड के सिस्टम को हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारा आरबीसी मैच्योर हो पाता है और आरबीसी हमारा तैयार हो पाता है। शायद ये चीज आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, मैंने ये चीज डिटेल में समझा दिया आपको कि रियलिटी में HCl का जो इस्तेमाल है, आप हर कोई ये जानता है कि हमारे स्टमक में रिलीज होता है और हमारे एंटीबैक्टीरियल चीजों को मार देता है, जो कि खतरनाक चीज हमारे खाने के साथ आती है अंदर, उनको मारने का काम करता है। लेकिन इसके साथ भी एक बहुत मेजर यूज है उसका, वो मैंने आपको समझा दिया। CIF को भी मैंने समझा दिया कि इसका मेजर यूज क्या है। याद रहेगा? अरे रहेगा नहीं रहेगा बोलो, क्लियर है आपको? यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ रही है? पक्की बात है? ऑफलाइन में तो आपने मुझसे पढ़ी रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए मैं ऑनलाइन में प्रॉपर आ चुका हूं। अब मैं प्रॉपर आपको ऑनलाइन में भी चीज़ों को प्रोवाइड करूंगा बायोलॉजी में, और इतनी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बायोलॉजी में जो चीज़ आपको मैं दूंगा बेटा, डिलीवर करूंगा, और जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा या फिर जिस तरीके से समझाऊंगा, शायद आपको कभी भी वो चीज़ भूल नहीं पाओगे और हमेशा आपके जहन में रहेगा, वो चीज़ याद रहेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं बच्चा। आगे हमारे पास जो है इसी में, सर ये तो चलो आरबीसी बन गया, आरबीसी मैच्योर भी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास अगला मसला है कि सर आरबीसी जो है वो कहां बनेगा, मतलब उसका कोई लोकेशन भी तो होना चाहिए ना सर, ऐसा तो है नहीं कहीं भी बन रहा है, नहीं, तो उसका लोकेशन है। तो अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन में ही, एग्जैक्टली वो फॉर्मेशन का लोकेशन क्या होने वाला है। तो देखो फॉर्मेशन दो तरीके से, एक तो है इन एम्ब्रियो, एक है इन एम्ब्रियो और दूसरा है इन अडल्ट। इन अडल्ट, जी हाँ। तो अगर एम्ब्रियो की बात करें तो हमारे पास देखो 4 लोकेशंस है बच्चा। पहला है हमारे पास यॉर्क सैक, ठीक है। दूसरा हमारे पास है आपके पास स्प्लीन, जी हाँ स्प्लीन है। फिर हमारे पास है लीवर, और फिर हमारे पास रेड बोन मैरो, ठीक है। और एडल्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ है रेड बोन मैरो, जी हाँ रेड बोन मैरो। अब बच्चों में क्या कहानी है, छोटे बच्चे जो होते हैं एम्ब्रियो के बच्चे, क्या छोटे बच्चे भी नहीं है वो, अभी फिलहाल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में है वो। जब वो जाइगोट से एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते हैं उस टाइम पर जो उनके अंदर ब्लड बनता है, क्योंकि उस टाइम पर तो कोई ऑर्गन बना नहीं होता है, कोई बोन मैरो नहीं है परफेक्टली उनके पास, ना कोई लीवर है, तो उस वक्त पे कहाँ रहेगा, तो उस वक्त पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर यॉर्क सैक में रहेगा। अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रखा होगा या फिर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ा है तो आपको पता है 4 लेयर होते हैं हमारे पास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर। एलेंट्रॉइस होता है, कोरियन होता है, एमनियन होता है और यॉर्क सैक होता है। तो ये वही यॉर्क सैक है जिसके अंदर आरबीसी फॉर्म होता है। कब? जब वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में बच्चा होगा तब, मतलब वो बच्चा तैयार भी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ एम्ब्रियो के फेज में। उसके बाद जब ये एम्ब्रियो के बाद जैसे जैसे स्प्लीन बनने लग जाता है, अब आरबीसी के बनने का जो प्रक्रिया है और वो स्प्लीन में शिफ्ट हो जाती है, स्प्लीन के अंदर वो काम होने लग जाता है। फिर वैसे ही आगे जाकर लीवर में काम होने लग जाता है। रेड बोन मैरो में तभी काम होगा जब वो बच्चा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट में। इसलिए एडल्ट में जो ब्लड बनता है आरबीसी का, वो एग्जैक्टली कहां बनता है, रेड बोन मैरो के पास बनता है।
अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, किसी इंसान के अंदर किसी वजह से विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, विटामिन B12 है ही नहीं उसके पास, तो क्या समस्या हो सकती है? तो चलिए मैं बताता हूं। अगर उस इंसान के अंदर विटामिन B12 नहीं है, तो कहानी में पीछे आते हैं। तो अगर विटामिन B12 नहीं है तो उसके जो आरबीसी होंगे, आरबीसी का साइज होता है लार्ज। इनिशियली शुरू में आरबीसी बड़े साइज का होता है, और लार्ज आरबीसी को हम बोलते हैं इमेच्योर, किसी काम के लायक नहीं है, अभी मैच्योरिटी इसके अंदर नहीं है, ये इमेच्योर है, लार्ज है। यही वो विटामिन B12 है, मतलब CIF ने विटामिन B12 को भेजा है कि जाओ और जाके जितने भी लार्ज इमेच्योर आरबीसी हैं उन सबको स्मॉल और मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट करो, जाओ जल्दी। ये किसने भेजा बच्चा, बताओ आप लोग? तो CIF ने भेजा। और CIF को किसने ऑर्डर दिया? पैराइटल सेल ने ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर आया कहां से? स्टमक के अंदर से। देखो कैसे कनेक्शन हमारे बॉडी का बना हुआ है, समझ रहे हैं ना? तब जाके विटामिन B12 के हेल्प से ये लार्ज इमेच्योर आरबीसी स्मॉल इमेच्योर आरबीसी में कन्वर्ट हो पाता है। अब अगर किसी इंसान के अंदर विटामिन B12 की कमी है, या फिर CIF प्रॉपर काम नहीं कर रहा, ऑर्डर नहीं दे पाया, अब्जॉर्ब नहीं कर पाया, तो क्या दिक्कत हो सकती है? तो कभी भी उसका आरबीसी मैच्योर से मैच्योर नहीं हो पाएगा और बॉडी के अंदर लार्ज फॉर्म में ही रह जाएगा। और हमारा शरीर हमारे बॉडी में हर वो फालतू चीज को रहने देता, सबको खत्म कर देता, उनको रहने नहीं देता। तो यही लार्ज आरबीसी अगर ये मैच्योर नहीं हो पा रहा है, इमेच्योर स्टेट में है, तो इनको खत्म कर दिया जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इनको खत्म कर दिया जाएगा, इनको रहने नहीं दिया जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली अनीमिया हो जाएगा, हमें अनीमिक कंडीशन से हम लोग को गुजरना पड़ जाएगा। तो ये भी कंडीशन इसके अंदर होती है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ये हो गया आपको फॉर्मेशन की कहानी। तो मेन जो मसला था, मेरे को आपको आरबीसी के बारे में सुपरफिशियली चीज़ों को समझाना था। अब इसमें एक पॉइंट और है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है। तो आरबीसी बनता रेड बोन मैरो में, वो आपको समझ में आ गया। रेड बोन मैरो के अंदर कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, उसी स्टेम सेल्स के हेल्प से हमारे आरबीसी फॉर्म्स हो जाते हैं, जिसका लाइफ स्पैन सिर्फ 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद वो आरबीसी खत्म हो जाता है, और खत्म होने के बाद फिर आरबीसी का क्या हुआ सर? खत्म हो जाने के बाद उस आरबीसी को स्प्लीन नामक ऑर्गन्स में डाल दिया जाता है, उसका नाम है स्प्लीन। जी हाँ, स्प्लीन। इसी ऑर्गन के अंदर आरबीसी को डाल दिया जाता है, इसीलिए इस ऑर्गन को हम बोलते हैं कि ये कब्रिस्तान है। किसका कब्रिस्तान है? तो आरबीसी का। इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज, क्योंकि यहां पे कौन स्टे करता है बच्चा? तो यहां पे आरबीसी स्टे कर रहा होता है मरने के बाद। फिर उसके रॉ मटेरियल्स को बॉडी अपने अलग तरीके से इस्तेमाल कर रही होती है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है और वो आपका डिस्कशन का टॉपिक नहीं है फिलहाल। तो आप ये समझो कि ये ग्रेव यार्ड ऑफ किसका है? आरबीसी का है। ठीक है, अब आरबीसी जब 120 दिन बाद खत्म हो जाता है तो फिर से ये प्रक्रिया चालू होती है रेड बोन मैरो से, और फिर से नए आरबीसी इस बॉडी में बनाए जाते हैं। आरबीसी का इस्तेमाल मैं फिर से बता रहा हूं, आरबीसी के ऊपर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और खास करके ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में इसका मेजर रोल है। अगर किसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो अल्टीमेटली वो कमजोर फील करेगा, वीकनेस होगा, उसको बहुत सारी परेशानियां और भी हो सकती हैं। ऐसा इसलिए कि अगर उसके अंदर आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अगर आ भी रहा है तो प्रॉपर ब्लड में जा पानी रहा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है। अब कोई टिश्यू वेट कर रहा है कि कब O2 आएगा, कब मेरे अंदर के ग्लूकोज को तोड़ेगा, कब उस ग्लूकोज से एनर्जी बनेगा। तो जब O2 को लाने वाला गाड़ी ही नहीं है, वो ट्रक ही नहीं बचा, वो ट्रक ही नहीं बना पाया बॉडी में, तो कभी वो O2 एग्जैक्ट अपने लोकेशन पे नहीं पहुंच पाएगा। नहीं पहुंच पाएगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, अल्टीमेटली एनर्जी नहीं बनेगा, और एनर्जी नहीं बनेगा तो इंसान कमजोर महसूस करेगा। उम्मीद करता हूं आपको आरबीसी बहुत अच्छे से समझ आ गया। अगर समझ आ गया है तो आप जो है अपने बाकी दोस्तों को भी ये लेक्चर शेयर करोगे कि बहुत आसान तरीके से कैसे बायोलॉजी सीखा जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अपलोड करूंगा ब्लड ग्रुपिंग किस तरीके से करते हैं, जो कि आपका पार्ट 2 होगा इस लेक्चर का, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा। इसी तरह करते करते मैं सारे चैप्टर्स अपलोड करूंगा और पूरे कोर्स को भी अपलोड करूंगा अपने एप्लीकेशन पे। कुछ चैप्टर्स हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे भी होंगे। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज आने वाले वक्त में ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। आपको फील होगा कि हाँ सर, काफ़ी फायदा होगा उससे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब नमस्कार, थैंक यू।